Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण को ऊर्जा प्रक्रम या एनर्जेटिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हम यथार्थ विज्ञान की संज्ञा देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की शाखा है जिसमें किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन डायनेमिक्स के दौरान हुए ऊष्मीय ऊर्जा, हीट और थर्मल एनर्जी तथा ऊर्जा के अन्य रूपों इंटरनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आदि में संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी के प्रमुख रूप से 4 नियम हैं: जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके द्वारा पदार्थ के स्थूल गुणों का ही अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा परमाणु या अणु की संरचना की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। निर्धारित परिस्थितियों में कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं ये तो ज्ञात किया जा सकता है, परंतु रेट ऑफ रिएक्शन या टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये सिस्टम की स्टेट की स्टडी में सहायक है, परंतु मैकेनिज्म ऑफ चेंज इन स्टेट पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। ऊष्मा या ऊर्जा या एनर्जी मैकेनिक्स में एनर्जी को कार्य करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। W इज़ प्रोपोर्शनल टू H और W इज इक्वल टू J इंटू H। यहाँ पर W वर्क डन, H अमाउंट ऑफ हीट चेंज और J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। J 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य है। कोई सिस्टम ऊर्जा को कई प्रकार से धारण कर सकता है, जिसमें पहला काइनेटिक एनर्जी है जो मोशन या गति के कारण आती है। पोटेंशियल एनर्जी जो किसी फोर्स फील्ड में पोजीशन के कारण या स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। थर्मल एनर्जी जो सिस्टम में टेम्परेचर या ताप के कारण उत्पन्न होती है। मैटर के कंपोजिशन के कारण ओन की गई ऊर्जा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल एनर्जी ऑफ कंपाउंड या न्यूक्लियर एनर्जी। सहती या मैटर के कारण भी ऊर्जा धारण की जाती है। जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करता है। मोटर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करती है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम ऊर्जा के इंटरचेंज को रेगुलेट करते हैं। जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु टरबाइन या मैकेनिकल डिवाइस घूमती है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी प्लस फ्रिक्शन एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऊर्जा ना तो जनरेट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यूनिवर्स की ऊर्जा स्थिर रहती है। प्रथम नियम ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है ये बताता है। द्वितीय नियम ऊर्जा परिवर्तन की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एनर्जी। और तृतीय नियम ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है ये बताता है। ऊष्मागतिकी के संबंध में कुछ
टर्म्स हैं जिसमें पहली तंत्र है। तो इस डायग्राम में जो अंडाकार नीली आकृति है वो सिस्टम को डिनोट करती है। यह वह भाग है जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं। सपोज़ अगर हम टेस्ट ट्यूब को ले रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब सिस्टम है और उसके अलावा जो भी शेष ब्रह्मांड का भाग है वो सराउंडिंग है। सराउंडिंग इसमें हमने चौकोर आयताकार भाग के द्वारा इस स्लाइड में दिखाया है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाली सीमा रेखा है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री रियल, इमेजिनरी, रिजिड अथवा नॉन रिजिड, डायथर्मिक जिसमें ऊष्मा का चालन हो अथवा एडियाबैटिक हो सकती है। टाइप ऑफ सिस्टम जो हम कई तरह से हम उसको बताते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है वो मैटर के एक्सचेंज का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर हम सिस्टम को तीन भागों में तीन प्रकार के हम सिस्टम पढ़ते हैं। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। जब किसी सिस्टम की बाउंड्री से मैटर गुजर सकता है अर्थात बाहर निकल सकता है या जुड़ सकता है, सराउंडिंग से हीट व मैटर दोनों का आदान प्रदान होता है, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीकर में वाटर ले रहे हैं वो ओपन सिस्टम का उदाहरण है। दूसरा क्लोज सिस्टम। जब किसी सिस्टम की बाउंड्री से मैटर ना गुजर सके अर्थात ना तो बाहर निकल सके ना जुड़ सके, तंत्र सराउंडिंग से ऊर्जा तो एक्सचेंज कर सकता है परंतु मैटर या द्रव्य का नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉट वाटर इन क्लोज बीकर या ढके हुए बीकर में गर्म जल। तीसरा है विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे तंत्र में अपने सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ना तो मैटर का ना एनर्जी का। सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में एनर्जी जाती है या एनर्जी ली जा सकती है और ना ही मैटर एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर हम थर्मस में हॉट वाटर लें तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है। हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पर भी सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। होमोजीनियस सिस्टम, जब तंत्र का संगठन अथवा गुण प्रत्येक भाग में एक समान हो अर्थात उसके किसी गुण को अलग करने वाली कोई सीमा रेखा नहीं होती है, ऐसे को हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर सॉलिड, गैस और लिक्विड या मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये होमोजीनियस सिस्टम के उदाहरण हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम, यदि किसी तंत्र में किसी एक क्षेत्र का संगठन व गुण दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो और उन दोनों गुणों को पृथक करने वाला कोई स्पष्ट सीमा रेखा हो, ठोस व द्रव का मिश्रण, दो इमिसिबल लिक्विड आदि इसके उदाहरण हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जो सेंस ऑर्गन द्वारा महसूस किए जाएं अथवा प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात किए जा सकें। तत्व के गुण इंटेंसिव या गुण कहे जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव या विशिष्ट गुण। ये गुण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम,
गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट आदि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी या विशिष्ट गुण है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुण या विस्तीर्ण गुण, ये गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी आदि गुण पदार्थ की मात्रा बदलने पर बदल जाते हैं। यदि हम सिस्टम को कई भागों में विभाजित करें तो तत्व के कुल मात्रात्मक गुण विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुणों का योग होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के द्वारा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब पदार्थ इकाई मात्रा में हो तो मात्रात्मक गुण को विशिष्ट गुण बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम लें जो डेंसिटी डिनोट कर होती है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर लें तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में बदल जाता है जो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी और फ्री एनर्जी को भी हम ऐसे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदलकर स्पेसिफिक हीट और केमिकल पोटेंशियल प्राप्त कर लेते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम किसी तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारण करने वाले गुण सामान्यतः टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तथा कंपोजिशन होते हैं। ये गुण वेरिएबल ऑफ स्टेट कहलाते हैं। इनका मान ज्ञात होने पर सिस्टम के अन्य गुण फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, विस्कोसिटी, मास स्वतः ज्ञात हो जाते हैं। एक सिस्टम के लिए जब इन गुणों के मान का निर्धारण कर दिया जाता है तो वह तंत्र सिस्टम इन स्टेट कहलाता है। सिस्टम के लिए गुण प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अर्थात गुणों में परिवर्तन से तंत्र की अवस्था परिवर्तित होती है। प्रेशर, वॉल्यूम व टेम्परेचर में से कोई दो वेरिएबल फिक्स करने पर तीसरा, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करता है, स्वतः ही फिक्स हो जाता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यदि किसी तंत्र के अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तित न हो रहे हों और तत्व का अपनी बाउंड्री के साथ पदार्थ अथवा ऊर्जा का प्रवाह न हो रहा हो तो उस तंत्र के लिए कहा जाता है कि वह ऊष्मागतिकी साम्य में या थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है। ये तीन प्रकार के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि समय के साथ तंत्र के किसी भाग का ताप नहीं बदलता है या सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह न हो रहा हो, संपूर्ण सिस्टम का ताप एक समान है, ऐसे सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, यदि समय के साथ सिस्टम में उपस्थित विभिन्न प्रवस्थाओं के कंपोजिशन में परिवर्तन न हो तो रासायनिक साम्य में है, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यदि किसी सिस्टम का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं कर रहा है, यानी सिस्टम के अंदर या बाउंड्री पर पदार्थ का प्रवाह न हो, यह तभी संभव है जब सिस्टम का प्रेशर समान हो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, प्रक्रिया जिसके द्वारा सिस्टम की स्टेट में परिवर्तन होता है, ये कई प्रकार की कंडीशन में संपन्न होते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल या एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्थिर ताप पर किए जाने वाले प्रक्रम या स्थिर ताप पर प्रक्रम संपन्न होता है।
टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा का विनिमय या ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। दूसरा, समदापी या आइसोबारिक। सिस्टम में परिवर्तन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। प्रेशर को स्थिर रखने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। समआयतनिक या आइसोकोरिक। सिस्टम का में परिवर्तन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और वॉल्यूम को स्थिर रखने हेतु भी हमें कार्य करना पड़ता है। रुद्धोष्म या एडियाबैटिक। इसमें सिस्टम ना तो सराउंडिंग से ऊष्मा ले सकता है ना ही दे सकता है, अतः तंत्र में के ताप में परिवर्तन होता है। ऊष्माशोषी परिवर्तन के लिए तंत्र का ताप गिर जाता है और यदि ऊष्माक्षेपी है तो बढ़ जाता है। चक्रीय या साइक्लिक प्रोसेस। इस परिवर्तन में तंत्र परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरकर मूल अवस्था में पहुंच जाता है। तो आधे प्रक्रम में हीट अगर सराउंडिंग में दी जा रही है तो शेष प्रक्रम में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि किसी प्रक्रम में ड्राइविंग फोर्स की मात्रा अपोजिंग फोर्स की मात्रा से थोड़ी सी अधिक हो तो प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल होते हैं और इनके द्वारा अधिकतम कार्य इच्छित दिशा में संपन्न किया जाता है। आदर्श स्थितियों सदैव सैद्धांतिक होती है, वास्तविक नहीं, अतः कोई भी प्रक्रम पूर्णतः आइडियल या रिवर्सिबल नहीं होता है। यदि किसी परिवर्तन को इस प्रकार कराया जाए कि किसी भी क्षण उसके गुण यूनिफॉर्म हो तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे प्रक्रम कई छोटे छोटे क्रमिक पदों में अत्यंत मंद गति या वेरी स्लो रेट से संपन्न होते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन इस प्रकार संपन्न करवाए जाते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। ऐसे प्रोसेस में किसी क्षण परिस्थिति को विपरीत करके परिवर्तन को विपरीत दिशा में संपन्न करवाकर इनिशियल स्टेट में लाया जा सकता है। अतः यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसे किसी भी दिशा में संपन्न कराया जा सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में यदि फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। दूसरे शब्दों में यदि किसी स्टेप में तंत्र द्वारा वर्क होता है तो विपरीत स्टेप में उतना ही कार्य नष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण डेनियल सेल है। डेनियल सेल में जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड इसके सल्फेट सॉल्यूशन में डिप होते हैं वह पोरस पॉट द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। सेल के इलेक्ट्रोड रियोस्टेट द्वारा बैटरी से जुड़े रहते हैं जो अपोजिंग सोर्स की तरह कार्य करता है। यदि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ अपोजिंग सेल है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और अमीटर का सूचक 0 रहता है। यदि ईएमएफ ऑफ सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अपोजिंग सेल है तो उस समय अमीटर में करंट पास होगा तथा केमिकल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर हो गए। इसके विपरीत यदि ईएमएफ अपोजिंग ग्रेटर है ईएमएफ ऑफ सेल से तो अमीटर का सूचक विपरीत दिशा में होगा और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। जिंक आयन प्लस कॉपर कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कॉपर आयन।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान किसी क्षण प्रेरक बल की तुलना में अपोजिंग फोर्स अनंत सूक्ष्म कम या अधिक होगा और इस अंतर से प्रक्रम की दिशा को विपरीत किया जा सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग अतः हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, अतः वेरिएबल्स अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से सिस्टम की इनिशियल स्टेट प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। प्राप्त वर्क डन मैक्सिमम होता है W मैक्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस यदि उपरोक्त शर्तों का पालन न हो तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। सिस्टम विपरीत दिशा में नहीं गति करता है तथा कंडीशन में चेंज से पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। नेचर के समस्त स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं। तो ये हम इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस है। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होते हैं और कई छोटे छोटे पदों में संपन्न कराए जाते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये संभव है। मैक्सिमम वर्क इसमें प्राप्त होता है और सराउंडिंग्स में स्थायी चेंज किए बिना इनिशियल स्टेट प्राप्त की जा सकती है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस पास होते हैं और इन वन और मोर स्टेप में पूर्णता प्राप्त करते हैं। ये केवल एक डायरेक्शन में संपन्न होते हैं। कार्य की मात्रा W मैक्स से कम होती है और इनिशियल स्टेट प्राप्त नहीं की जा सकती है।